मॉर्निंग मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है सीओपीडी। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सीओपीडी और हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इसका डेफिनेशन एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। इसका डेफिनेशन है ए कॉमन प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent respiratory symptoms and airflow limitation, ठीक है, that is due to airway and या और alveolar abnormalities caused by exposure to noxious particles और gases। ठीक है, इसमें होता है कि इसमें ये कह रहा है कि इसमें क्या होता है, देखो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, परसिस्टेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम होते हैं और परसिस्टेंट ही एयर फ्लो लिमिटेशन होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये नॉक्सियस पार्टिकल्स या गैसेस से जो इंडिविजुअल एक्सपोजर होता है उसकी वजह से एल्वियोलर या एयरवे में एबनॉर्मेलिटीज आती हैं। ठीक है, कुल मिला के बात होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जब किसी भी नॉक्सियस, ठीक है, नॉक्सियस पार्टिकल्स या गैसेस से जब एक्सपोज होता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो क्या होता है उसके एल्वियोलर या तो एल्वियोलर या तो एयरवे में एबनॉर्मेलिटी आएंगी। किसमें? एल्वियोलर में या एयरवे में एबनॉर्मेलिटी आती हैं, एयरवे में एबनॉर्मेलिटी आती है कुछ ना कुछ, जिसके वजह से आपको परसिस्टेंट क्या मिलेगा? परसिस्टेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मिलेंगे और क्या मिलेगा? परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन। और परसिस्टेंट क्या मिलेगा? एयर फ्लो लिमिटेशन। परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन का मतलब समझ रहे होंगे आप कि मतलब एयर के मतलब फ्लो में लिमिटेशन होगा और परसिस्टेंट रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। और यही मैंने बात बताई है अस्थमा में भी, उसमें क्या होता था? रिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशन होता था। अगर पेशेंट को ब्रोंको डायलेटर दे दो तो एयर वे खुल जाते थे, तो उसकी दिक्कतें ठीक हो जाती है। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें परसिस्टेंट होता है एयर फ्लो लिमिटेशन, मतलब एयर वे नैरोइंग मान लीजिए, एक तरफ का परसिस्टेंट होता है। और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में आपको क्या मिलेगा? कफ मिलेगा, वीज मिलेगा पेशेंट को डिज्निया मिल सकता है, ठीक है, और स्पूटम एक्सपेक्टोरेशन मिल सकता है। ये सारी चीज़ें पेशेंट को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन देख लिया एक बार, क्या है डेफिनेशन हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि सीओपीडी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है अपना क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्या होता है हम आगे देखेंगे। दूसरा आता है इम्फाइसीमा, ये भी क्या होता है हम आगे देखेंगे। और तीसरा आता है स्मॉल एयरवे डिजीज। ठीक है, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। स्मॉल एयरवे किसको कहते हैं, बस मैंने वो लिख दिया, लेस देन 2 mm को एयरवे, जो एयरवे होते हैं उसको हम स्मॉल एयरवे कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का हम डेफिनेशन देखेंगे, जो ये रॉबिन्स का डेफिनेशन है, रॉबिन्स में यही डेफिनेशन है आपके। और दूसरा हम इम्फाइसीमा का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, इन दोनों का डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद से हम बात करते हैं। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ये कहता है मतलब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज डिफाइंड क्लिनिकली, पहले तो डिफाइन क्लिनिकली करते हैं, एज परसिस्टेंट कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन फॉर एटलीस्ट 3 months in at least 2 consecutive year in the absence of any other identifiable cause। मतलब इसका मतलब ये है कि इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि मतलब 3 महीने लगातार 2 साल, ठीक है, पहले साल में भी 3 महीने, दूसरे साल में भी जो नेक्स्ट ईयर हो उसमें भी 3 महीने के लिए अगर कोई भी परसिस्टेंट कफ और स्पूटम प्रोडक्शन करता है, क्या कफ होता है उसको, कफ के साथ क्या होता है? स्पूटम भी होता है ना। कितना? लगातार 3 महीने, मतलब 3 महीने 2 साल में, पहले साल में भी 3 महीने, अगले साल में भी 3 महीने, ठीक है, कफ के साथ स्पूटम भी आता है उसको, और कोई भी आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं, मतलब और कोई बीमारी हमें पता नहीं चल रही उसकी, ठीक है, कि और कोई बीमारी हमने सब कुछ हमने जांच कर लिया उसके बाद से, मतलब ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन कह सकते हैं, वो आपका होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय परमानेंट, पहला ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेसेस। किसका क्या होता है? परमानेंट क्या होता है? इनलार्जमेंट होता है एयरवे, परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेसेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉल्ड एसाइनस accompanied by destruction of the walls without significant fibrosis। ठीक है। अब इसको देखो क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है कि जो मतलब क्या कहते हैं, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के डिस्टल है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल का जो एयरवे डिस्टल है, मतलब जो उसके बाद का जो एयरवे है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद के एयरवे ये होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एसाइनस कहते हैं। ये आपको याद रखना है, एसाइनस क्या होता है, उसमें क्या क्या आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर साइक। इसका क्या होता है? परमानेंट इनलार्जमेंट होता है, मतलब ये पहले नॉर्मली ऐसे थे, इनलार्ज हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है, ठीक है, परमानेंट इनलार्जमेंट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो इनका वॉल है, मतलब जो एल्वियोलर वॉल है उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन इसमें खास बात कि इसमें फाइब्रोसिस नहीं होता है, ठीक है, वरना ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज कैसे रहती है? अगर फाइब्रोसिस होने लगेगा तो ये रिस्ट्रिक्टिव डिजीज हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है,
ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्ट्रिक्टिव में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आपको जानना हो इसमें डिफरेंस तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो ये वाले डेफिनेशन भी हो गया। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने सीओपीडी का डेफिनेशन देखा, कौन कौन सी बीमारी आती है वो देखा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है देखा, इम्फाइसीमा क्या है देखा। अब हम आगे आते हैं पैथोजेनेसिस। किसका पैथोजेनेसिस हम करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ इम्फाइसीमा। उसके लिए आपको नॉर्मल चीज़ें पता होना जरूरी है कि नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखिए ये मैंने इधर नॉर्मली लिख रखा है इसलिए आप लोगों के लिए, ताकि आप समझ पाएं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एल्वियोलाई कोलैप्स क्यों नहीं करती है। तो एल्वियोलाई क्यों नहीं कोलैप्स करती है? बिकॉज ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट ऐसा क्या करता है? सर्फेक्टेंट रिड्यूस करता है किसको? सरफेस टेंशन को, ठीक है। सर्फेक्टेंट रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को, जिससे इवन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, मतलब एक्सपिरेशन के दौरान भी एल्वियोलाई कंप्लीटली बंद नहीं होती है, खुली रहती है, खुली रहती है, ठीक है। अब हम ये देख लिया। अब हम आगे चलते देखते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, जो एयरवे, ये क्यों नहीं कोलैप्स करते हैं। ये क्यों नहीं कोलैप्स करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिक रिकॉइल लगता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के पास इलास्टिक टिश्यू होती है जो रेडियल डायरेक्शन में ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। मतलब रेडियल, इसको खोलने के डायरेक्शन में ऐसे ट्रैक्शन देती है, ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में। मैं और इसको साफ बना देता हूँ ताकि आपको दिखे। मतलब ये रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हो गई, यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिक टिश्यू होगा जो ऐसे ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, इधर खींच के रखती है इवन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की पेटेंसी मेंटेन रहती है। तो ये इलास्टिक टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो चीज़ें मुझे समझाना था जो मैंने आपको समझा दिया। अब जब मैं पैथोजेनेसिस में आऊँगा तो क्या खराब होता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो अब हम इसमें पैथोजेनेसिस में आ जाते हैं। अभी तक तो मैंने नॉर्मल बताया आपको क्या क्या नॉर्मल था। अब आप देखिए क्या होता है पैथोजेनेसिस में। ये बताता हूँ कि स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, या एयर पॉल्यूटेंट, या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, क्या हो, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, ठीक है। मतलब ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी जो होता है वो। तो इसमें क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनेंगे। ऑब्वियसली जब स्मोकिंग वगैरह होंगे तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनेंगे। इन्फ्लामेटरी सेल, रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होगा, ठीक है। प्रोटीज एंटी प्रोटीज इम्बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद क्या होता है, एंटी प्रोटीज कम हो जाता है तो ओवर फंक्शनिंग ऑफ इलास्टेज हो जाता है। अगर इलास्टेज का ओवर फंक्शनिंग होगा तो क्या होगा, तो इलास्टिक टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। इलास्टिक टिश्यू का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। तो मैंने क्या बताया, मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझिए, ऐसा क्या होता है, मतलब स्मोकिंग या एयर पॉल्यूशन जो भी है, या जेनेटिक प्रीडिस्पोज्ड है इंडिविजुअल, उसमें क्या होगा, तो स्मोकिंग एयर पॉल्यूशन की वजह से मेनली क्या होता है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनता है, ठीक है, और इन्फ्लामेटरी सेल आती है। ये सब मिलके क्या करती है, ये प्रोटीज एंटी प्रोटीज जो इम्बैलेंस होता है, इन सबसे मिलकर दो चीज़ें होती हैं। एक तो इंक्रीज होता है इलास्टेज, इलास्टेज बढ़ रहा है, और दूसरा क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल, ठीक है। मैं आपको सब बातें समझाऊंगा, पहले आप यहां समझिए। इसमें क्या होगा, इलास्टेज बढ़ रहा है क्योंकि प्रोटीज एंटी प्रोटीज इंबैलेंस हो रहा था, तो एंटी प्रोटीज कम हो रहा था, तो इलास्टेज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, जो क्या है, प्रोटीज है, तो ये बढ़ रहा है। और इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लामेटरी सेल बढ़ रहा है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल हो रहा है। अब बताइए क्या हो रहा है, इलास्टेज बढ़ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या है, इलास्टिक टिश्यू है जो क्या कर रहा है, रेडियल डायरेक्शन में ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है और इसको खोल के रखता है। जब हम एक्सपायर करते हैं तब भी अगर ये इलास्टेज बढ़ गया तो इस इलास्टिक टिश्यू का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। इन इलास्टिक टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा और इनका डिस्ट्रक्शन होगा, ये डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा, जब हम एक्सपायर करेंगे तो ये वाला पूरा ये बंद हो जाएगा, ऐसे ये आपस में चिपक जाएंगे। अगर चिपक जाएंगे तो एयर जो इसमें था, उसमें से तो निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इंस्पायर करेंगे तो ये फिर से खुल जाएगा। जब इंस्पायर करेंगे तो खुल जाएगा, मतलब अगर सांस लेना है तो हवा आराम से आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमें जाने का बात होगा, जब एयर का एक्सपायरेशन होगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ये फिर अप्रोक्सीमेट कर जाएगा कि इलास्टिक टिश्यू है नहीं जो ये लोग जो इसको रेडियल ट्रैक्शन प्रोवाइड करे, तो फिर जो निकलना चाहिए एयर वो नहीं निकल पाएगा। तो इसमें क्या होगा, एयर रहने लगेगा, मतलब एल्वियोलस में एयर मतलब रहेगा लेकिन निकलेगा नहीं, इसको कहते हैं एयर ट्रैपिंग। मतलब हवा आ तो रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, इसी को कहते हैं हम क्लासिकल एयर ट्रैपिंग। जिसकी वजह से क्या होगा, बार बार मान लो हवा आ रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है, तो एल्वियोलाई क्या करेगी, इन्फ्लेट करेगी, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेट करेगी। एक स्टेज आ जब एल्वियोलाई धीरे धीरे हाइपर इन्फ्लेट कर जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ हम देखेंगे। अब इतना आपको समझ में आ गया तो हम और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। देखिए यही लिखा है मैंने, क्योंकि अब क्या हुआ, ड्यू टू increase elasticity there will be destruction of the elastic tissue which lead to closure of the airway during expiration। अब airway expiration के दौरान क्या होता है, closure lead to airway trapping in the alveoli, ठीक है, बता चुका हूं मैं। due to early closure of the airway during expiration as the time progresses
डिक्रीज एयरवे रेडियस, इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसी से क्या कहती है, एयरवे ट्रैपिंग हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि एयरवे रेडियस धीरे धीरे तो कम हो ही रहा है, क्योंकि भाई सिर्फ तो मैंने ये बताया ना कि इन्फ्लामेशन भी तो चल रहा है एयरवे में इन्फ्लामेशन भी चल रहा है, इसके वजह से एयरवे नैरोइंग भी हो रहा है और एयरवे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो नैरो होगा तो एयरवे रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि लास्ट स्टेज है, मैंने ये बताया इन्फ्लामेटरी सेल भी आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एयरवे नैरो, ऊपर वाला एयरवे और नैरो हो रहा है, नॉर्मली भी नैरो हो रहा है, मतलब इंस्पिरेशन के दौरान भी नैरो हो रहा है, अब निकल और नहीं पा रहा, तो एयरवे रेजिस्टेंस तो होना ही होना है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एयरवे ट्रैपिंग हो रहा है। अब एयर ट्रैपिंग हो रहा है, जिसकी वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे सवालों में मिलेगा आपको, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ता है एम्फाइसीमा में, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, एफआरसी बढ़ जाएगा और टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं कि अब क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल भी हो रहा था। अभी जो इन्फ्लामेटरी सेल का एक्यूमुलेशन हो रहा था, ये कहाँ जाके डैमेज करेगा, तो जो एल्वियोलर एपिथेलियम है, ठीक है, या जो कैपिलरी एंडोथेलियम है, उस पे जाके डैमेज करता है। और अगर ये डैमेज हो गया, तो ये जो रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन होता है, बहुत थिन मेम्ब्रेन होता है जिसके अक्रॉस डिफ्यूजन होता है, तो अगर ये डैमेज हो गया तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। Because alveolar membrane is thin and regular, but due to inflammation it will become thick and irregular, जिसके अक्रॉस अब कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। तब गैस एक्सचेंज एबनॉर्मेलिटीज में क्या होता है, डिक्रीज ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे मान लो ये ब्लड वेसल है, तो इसके अक्रॉस ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो क्या होगा, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा पेशेंट को, हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा, पेशेंट को क्या होगा, हाइपोक्सीमिया होगा। एयर ट्रैपिंग हो रहा था तो डायफ्रैगमेटिक इंपेयरमेंट, हाइपरकैप्निया भी हो रहा था, ठीक है। एंड फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, ठीक है। हाइपरकैप्निया क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन CO2 इसमें बिल्डअप होते जा रहा है, CO2 एल्विलाई में बिल्डअप हो रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। और इसके वजह अगर लंग्स हाइपर इन्फ्लेट करेंगे तो किस पे जाके दबाव बनाएंगे, नीचे क्या है, डायफ्राम है, तो डायफ्राम का क्या होता है, फ्लैटनिंग होता है। यही 3 क्लासिकल चीज़ें जो मिलती हैं। चेस्ट एक्सरे में देख लीजिए, बाइलेटरल हाइपर इन्फ्लेटेड लंग, फ्लैट डायफ्राम और ट्यूबुलर हार्ट, ठीक है। और हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से एपी डायमीटर बढ़ जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, एपी डायमीटर बढ़ जाता है चेस्ट का, इसी को कहते हैं क्लासिकल बैरल शेप चेस्ट, जो आपने देखा ही होगा, क्लासिकल बैरल शेप चेस्ट। ये चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है, इन चीज़ों को याद रखेंगे, बस इसमें यही था, ठीक है। इसके पैथोजेनेसिस मैंने आपको पूरे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, ठीक है। इसके बाद से भी कोई दिक्कत हो तो ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा वही बात है, कौन सा एरिया इन्वॉल्व है और उसके फीचर देखेंगे, है ना। तो इसमें एरिया इन्वॉल्व कौन सा, उसके आधार पे 4 टाइप की है। सबसे पहले कौन सी है, सेंट्री एसिनार, जो मोस्ट कॉमन है। दूसरा कौन सा है, पैन एसिनार। तीसरा कौन सा है, पैरासेप्टल। और चौथा कौन सा है, इरेगुलर, ठीक है। तो सेंट्री एसिनार किसको इन्वॉल्व करती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एसिनस। क्या होता है, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, मतलब अगर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल इन्वॉल्व है, मतलब रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, ये वाला रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल अगर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो सेंट्री एसिनार हो गया। और ये मेनली कहाँ इन्वॉल्व करती है, अपर लो ऑफ द लंग्स, ये मेनली पैथो का ही पार्ट है, तो आप देखें, आराम से देखिए, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ एसिनस को मतलब रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल और अपर पार्ट ऑफ लंग्स को इन्वॉल्व करती है। ये किस में मिलता है, कॉमनली सीन इन द स्मोकर्स, किस में मिलता है, स्मोकर्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है। दूसरा पैन एसिनस, जो पूरे एसिनस को इन्वॉल्व करती है, मतलब कि कौन कौन आता है एसिनस में, मतलब रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल भी आता है, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक, सबको अगर इन्वॉल्व कर ले तो क्या होगा, पैन एसिनस कंप्लीटली इन्वॉल्व करे। और ये किसमें देखने को मिलता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर यंग होगा, नॉन स्मोकर हो, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशिएंसी हो, क्लासिकल हिस्ट्री है। और ये कहाँ मिलती है, लोअर पार्ट ऑफ द लंग में, कहा लोअर लोब ऑफ द लंग्स में। ये अपर लोब में थी, ये लोअर लोब में थी। इन दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी के बारे में कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ प्रेजेंट है ये भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम नंबर 14 पे मिलता है, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल अमाउंट ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जीनोटाइप क्या होता है, नॉर्मल इसका जीनोटाइप क्या होता है, PIMM लिखते हैं, ठीक है। अगर डिजीज जीनोटाइप होगा तो क्या होगा, डिजीज, मतलब अगर प्रोनाउंस करो तो Z वाली फील नहीं आती इसमें, तो Z, तो डिजीज होगा। कैरियर में M, तो नॉर्मल में क्या होता है, M होता है, तो इसको ऐसे ही याद कर लेंगे, नॉर्मल। इनहेरिटेंस ऑफ द कैरियर का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, किसको किसको अफेक्ट करता है, लंग्स और लीवर को करता है। तो लीवर इफेक्ट होता है तो क्या होता है, सिरोसिस करता है। लंग इफेक्ट होता है तो क्या होता है, पैन एसिनर एम्फाइसीमा करवाते हैं, ठीक है। तो ये वाली भी बातें देख लेते हैं। अब हम आगे आते हैं, कहाँ, ये दोनों बातें मैंने बता दिया था आपको, सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा, पैन एसिनर एम्फाइसीमा। अब बात करते हैं पैरासेप्टल इरेगुलर, तो डिस्टल पार्ट ऑफ एसिनाइस, मतलब सिर्फ एल्वियोलाई को अगर इन्वॉल्व करें, ठीक है, तो एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलस, ठीक है, एल्वियोलाई को इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है।
तो इसको इन्वॉल्व भी कर सकती है, ठीक है, एक ये भी हो गया। अब इसमें क्या कॉमनली सीइंग इन द यंग एडल्ट्स, किस में मिलता है, यंग एडल्ट्स में मिलता है। इंक्रीज रिस्क फॉर द स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स, इनमें क्या होता है, इंक्रीज रिस्क फॉर द स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। ये वाली बातें इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ बताता हूँ, न्यूमोथोरेक्स का रिस्क बढ़ गया, इसमें यंग नॉन स्मोकर में मिल जाता है एसोसिएटेड विद द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखते हैं, इरेगुलर टाइप। क्या ये इरेगुलर टाइप, इरेगुलर मतलब क्या होता है, फोकल एंड इरेगुलर होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एसाइनस। तो ये मतलब कोई स्पेशल पार्ट नहीं है, ये फोकल और इरेगुलरली इन्वॉल्व करता है, ऐसे ऐसे, है ना, किसी को भी कर सकता है, ठीक है। एरियाज ऑफ द लंग नियर द स्कार टिश्यू आर नॉट एक्चुअली सीन इन द सीओपीडी। बस एज एन जानने के लिए मैंने फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने 4 टाइप के बता दिए, लेकिन ये 3 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी ये 2 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसके साथ एसोसिएटेड इनका अदर फीचर तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो हम देखते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोजेनेसिस, हमने एम्फाइसीमा का देख लिया। एक्सपोजर टू नॉक्सियस स्टिमुलाई फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, जो क्या करेगा, कॉज करेगा इपिथेलियल इरिटेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, पहला लीड टू रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन 13 और क्या हिस्टामिन, जो क्या करेगा, मार्क्ड इंक्रीज इन द गॉबलेट सेल इन स्मॉल एयरवेज, मतलब सब म्यूकोजल ग्लैंड्स बढ़ रही, मतलब क्या बढ़ रही, गॉबलेट सेल बढ़ रही, कहाँ, स्मॉल ब्रोंकाइन ब्रोंक्यूल जो स्मॉल एयरवेज उसमें बढ़ रही, जो क्या करेंगे, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन करवाएंगे, और जो क्या करेगा, एट्रीब्यूट टू द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। पहला, दूसरा क्या है, दूसरा जो हमने सांस में लिया इनहेलेंट्स, मतलब जो भी पार्टिकल, जो भी स्मोकिंग जो पार्टिकल जो हमने लिया, वो क्या कॉज करेगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस करेगा, और जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो कर रहा है इसकी वजह से सेलुलर डैमेज भी करेगा, और इन सेलुलर डैमेज की वजह से ये क्या करेगा, एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स फिर करेगा, जो किसकी वजह से होगा, इन्वॉल्विंग इन न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज की वजह से, और जो क्या करेगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। मतलब कुल मिला के बात है, जो इनहेलेंट है, जो भी हमने एयरवे में इनहेल किया है, जो टॉक्सिक है, उसकी वजह से सेल कोई ना कोई डैमेज होंगी, उस सेल के डैमेज की वजह से इन्फ्लामेशन होगा, जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा उसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, इसके वजह से मतलब क्या कहते हैं, नॉक्सिस स्टिमुलाई की वजह से भी क्या कहते हैं, एक्वायर्ड सीएफटीआर डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है, एक्वायर्ड सीएफटीआर डिसफंक्शन हो सकता है। एक्वायर्ड सीएफटीआर क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर ये डिसफंक्शन हो गया तो क्या होगा, सिक्रेशन ऑफ एबनॉर्मल डिहाइड्रेटेड म्यूकस होगा, डिहाइड्रेटेड, जो क्या कॉज करेगा, अगेन क्या कॉज करेगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर इतना समझ में आ गया तो उसके बाद से मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। इतना समझ में आ गया तो ये तीनों मिलके क्या करेंगी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी, इसको भाई बहुत बोल्ड में मार्क कर लीजिए। क्या करेंगे, रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी, मतलब ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन भी और एक्सपायरेशन भी पेशेंट को दिक्कत होगा, इसी को कहते हैं रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी। मतलब इंस्पायर में भी दिक्कत होगा, इसमें एक्सपायर में भी दिक्कत होगा, इंस्पायर में भी दिक्कत होगा, दोनों में दिक्कत होगा। इसको कहते हैं रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी। क्या कहते हैं इसको, रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। इसी वजह से इसमें टाइप क्या, इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर जो मिलता है वो मिलता है आपको टाइप 2, ठीक है। कौन सा रेस्पिरेटरी फेलियर मिलता है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर मिलता है। कैसे, वो हम बाद में कभी देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें ये तो हो गया पैथोजेनेसिस। अब देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया कि इसकी वजह से क्या होता है, आपका रीड इंडेक्स बढ़ता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन गॉबलेट सेल इन स्मॉल एयरवेज। सब म्यूकोजल ग्लैंड बढ़ेंगे तो इसकी वजह से रीड्स इंडेक्स बढ़ता है। तो रीड्स इंडेक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि पैथोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि क्या है रीड्स इंडेक्स, मतलब थिकनेस ऑफ सब म्यूकोजल ग्लैंड डिवाइडेड बाई ओवरऑल थिकनेस ऑफ द वॉल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये पूरा वॉल है, तो ये वॉल की थिकनेस क्या है, ठीक है, मान लीजिए बी है वॉल की थिकनेस, और इसमें ये रहा आपका सब म्यूकोजल, ये मान लीजिए ए है, तो ये ए डिवाइडेड बाई बी का जो रेशियो होगा वही होगा आपका रीड्स इंडेक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो रॉबिन्स में लिखी है, जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि द रीड्स इंडेक्स इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यूजुअली इन प्रोपोर्शनल टू द सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, ठीक है। जो रीड इंडेक्स जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ऑब्वियसली बढ़ती है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज के और ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा इस लाइन को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या, पैथोजेनेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है और इसका पैथोजेनेसिस क्या है। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि रिस्पायरेटरी इंसफिशिएंसी हो रही है। अगर रिस्पायरेटरी इंसफिशिएंसी होगी तो पेशेंट का क्रॉनिक हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सीमिया भी होगा, ठीक है, और हाइपर कैपनिया होगा। 3 चीज़ें होंगी, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया एंड हाइपर कैपनिया। हाइपोक्सिया मतलब सांस लेने में दिक्कत है,
क्रॉनिक हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हाइपोक्सीमिया मतलब ऑक्सीजन किसमें कम है, ब्लड में ऑक्सीजन कम है, हाइपर कैपनिया मतलब ब्लड में CO2 बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर मेनली जो होता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मेनली जो होता है हाइपोवेंटिलेशन की वजह से होता है, ठीक है, इतना बस बता सकता हूँ मैं आपको। डिटेल में जानना है तो कमेंट में बताइएगा आप मेरे को, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्रोनिक हाइपोक्सिया या हाइपोक्सीमिया हो गया तो पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है, ये बात आपको पता है। अब पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन हो गया तो क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, है ना, तो कॉर पल्मोनल कहते हैं जिसको, कॉर पल्मोनल हो सकता है। और क्या होगा, हाइपोक्सीमिया है, अगर किसी को हाइपोक्सीमिया है तो क्या होगा, इरिथ्रोपोइसिस होगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होगा, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होगा, ठीक है। और क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन भी होगा, क्योंकि इमेच्योर बन रही है आरबीसी, उसकी डिस्ट्रक्शन होगा। इन सब की वजह से क्या होता है, साइनोसिस होता है, हाइपोक्सीमिया है, इन सब की वजह से मिला के साइनोसिस होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लू ब्लोटर। इम्फाइसीमा में क्या मिलता है आपको, पिंक पफर मिलता है, यहाँ क्या मिलता है, ब्लू ब्लोटर मिलता है। इनका बहुत ज़्यादा सवाल आते नहीं पिंक पफर ब्लू ब्लोटर में, फिर भी फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, सम अप करते हैं जो भी हमने कुछ पढ़ा एक टेबल में, ठीक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वर्सेस इम्फाइसीमा का एक डिफरेंस देखते हैं और हम सम अप करते हैं। क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात, मैकेनिज्म ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या है दोनों में। इसमें क्या है, डिक्रीज एयरवे ल्यूमेन, क्यों, क्योंकि म्यूकस बन रहा था बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि गॉबलेट सेल बढ़ रहे थे, बताया, रीड्स इंडेक्स बढ़ रहा था, ठीक है, और इसमें इन्फ्लामेशन होता है इस वजह से। दूसरे इम्फाइसीमा में क्या है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल। दूसरे पे आते हैं, सिम्टम क्या अंतर है दोनों में, इसमें क्या कफ विद स्पूटम होता है, इसमें क्या डिस्निया होता है। तीसरा आते हैं साइन, क्या मिलेगा, सिम्टम होगा, अब साइन देख लें, साइनोसिस मिलेगा, कॉर पॉर्मोनल मिलेगा। इसमें क्या होगा, पेशेंट क्या होगा, कैकेक्टिक होगा। इसमें क्या होता है, हूवर साइन मिलता है। हूवर साइन क्या होता है, इनवर्ट चेस्ट मूवमेंट, ठीक है, ऑन इंस्पिरेशन इनवर्ट चेस्ट मूव करता है। जब हम इंस्पायर करते हैं नॉर्मली चेस्ट आउटवर्ड मूव करना चाहिए, जब इनवर्ट करता है तो हूवर साइन कहते हैं इसको। आगे हम जब दूसरे वीडियो बनाएंगे उसमें मैं बताऊंगा इसको और अच्छे से। हाइपर रेजोनेंस, परकशन पे क्या मिलता है, हाइपर रेजोनेंस मिलता है, और पर्स्ड लिप रेस्पिरेशन मिलता है। ये बहुत क्लासिकल है सारी चीजें, पर्स्ड लिप रेस्पिरेशन। अब हम आते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या क्या मिलता है। सबसे पहले इसमें TLC नॉर्मल होगा, DLCO क्या होता है इसका, नॉर्मल होता है, और FEV1/FVC क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली डिक्रीज होगा क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, डिक्रीज तो ये इसमें भी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, TLC और रेजिडुअल वॉल्यूम हाई होता है। मैंने बताया था क्यों है TLC और रेजिडुअल वॉल्यूम इसमें, बिकॉज ऑफ एयर ट्रैपिंग। क्यों है, क्योंकि एयर ट्रैपिंग की वजह से, ठीक है। और इसमें DLCO लो हो जाता है, DLCO लो हो जाता है बिकॉज वॉल्यूम टू सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वॉल्यूम टू सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, बिकॉज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाता है, तो DLCO बढ़ जाएगा, DLCO बढ़ जाएगा। अब इसमें चेस्ट एक्स पे देखते हैं, ये लगभग नॉर्मल ही होता है। इस पर क्या मिलता है, AP डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, और क्या हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग मिलेगा, और क्या मिलेगा जो मैंने बताया था वहाँ पे, फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम मिलेगा, और क्या मिलेगा जो मैंने बताया था, ट्यूबुलर हार्ट मिलेगा। अब इसमें जो मेन जो बात है और जो मतलब बहुत कम लोग ही समझते हैं वो है रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें होता है दरअसल टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, जो मैंने बताया। क्योंकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होती है, मतलब हाइपोवेंटिलेशन होता है, और जहां भी हाइपोवेंटिलेशन तो वहां टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर मिलता है। इसमें टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर मिलता है। टाइप 1 क्यों मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिफ्यूजनल डिफेक्ट होता है। अगर जहां भी डिफ्यूजनल डिफेक्ट होगी वहां क्या होगा, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। डिफ्यूजनल डिफेक्ट क्यों हो रहा था, डिफ्यूजनल डिफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि जो एल्वियोलर जो एपिथेलियम थी और कैपिलरी जो इंडोथेलियम थी वो डैमेज हो रही थी। अगर आप याद करो पैथोजेनेसिस में कैसे, है ना, तो डैमेज हो रही थी, तो थिक हो जा रहा था, तो डिफ्यूज नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पे टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर मिलता है। अगर आपको टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में और डिटेल चाहिए तो कमेंट में बताइए, हम इसके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे छोटी, ठीक है।